अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़। आज फिर हम बजट पे बात करेंगे। बजट कैसा आया और टैक्स कवानीन में क्या अमेंडमेंट्स आई, कैसी हैं वो टैक्स फाइलर्स के लिए और नॉन फाइलर्स के लिए, किस तरह ये बेस बढ़ सकता है, जो टैक्स का नेट है वो किस तरह बढ़ सकता है, टैक्स पेयर्स किस तरह इंक्रीज़ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब नागरा साहब और प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार के। उनसे पूछते हैं कि जो उनके प्रपोजल से उसके मुताबिक बजट आया क्या, या हुकूमत ने वो बातें सुनी नहीं। बहुत पहले यही होता था कि प्रपोजल दिए जाते थे और हुकूमत सुनती नहीं थी, फिर ये एक या दो बातें मान ली जाती थी। तो इस दफ़ा हुकूमत ने क्या इनकी बात सुनी है और किस तरह का बजट है, टैक्स फाइलर के लिए क्या रिलीफ आया है। आफ्ताब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर ये बजट आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि कैसा बजट होगा। इकॉनमी तो स्ट्रगल कर ही रही है, लेकिन यह है कि पोस्ट कोविड 19 की सूरत हाल जिसने बिजनेसेस बैठा दिए हैं, एक्सपोर्ट्स ख़त्म कर दिए है, इंडस्ट्रीज़ को जो है स्ट्रगल पोजीशन पे आ गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। आप लोगों ने जो है बजट प्रपोजल्स भेजे थे FBR को, तो आप क्या समझते हैं जो इस वक्त फाइनेंस बिल आया है इसमें वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं या आप समझ, और क्या किस तरह की अमेंडमेंट्स आई हैं? जी शुक्रिया काशिफ भाई। गुजारिश ये है कि कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे थे जब प्रपोजल पे बात हो रही थी जनाब, तो उस वक्त भी हमारी बुनियादी बात यही थी, सबकी एक बुनियादी राय थी कि ये चूंकि जिस तरह की सिचुएशन है इकोनॉमी की, जिस तरह की इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, कोविड की, प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों पोजीशन जो बहुत ही मतलब गंभीर हैं, तो इसमें बजट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल फ्रेंडली किस्म का बजट हो, जिससे लोगों को मतलब रिलीफ मिले, लोग अपने आप को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज सच कोई उस तरह की कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं है बजट में। अच्छा, ये सिर्फ एक नहीं, जो एक बहुत स्लोगन है कि आप क्या समझते हैं इसको? वो बात ठीक है, वो बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अब ये देखना ये है कि जितना बड़ा टारगेट है, अब देखेंगे 4.93 ट्रिलियन का जो हमें इस वक्त हमारा टारगेट है, ये किस तरह अचीव होगा। सही है। इसमें अभी तक उसका कोई उस तरह के पैरामीटर्स हमें सामने नहीं आए। नहीं तो लेकिन सर इनको मतलब इसमें फर्क क्या पड़ता है? पिछली दफा 5.5 का टारगेट था, वो भी अचीव नहीं हुआ। बस यही थोड़ी सी बात है कि इसमें देखें, अभी बात ये है कि ये मुझे अनरियलिस्टिक से टारगेट लग रहे हैं। सही। लेकिन जो मैं जो समझ रहा हूँ, जो हम अभी तक समझ सके इस बात को कि ये एक टेम्परेरी सा और प्रोविजनल सा बजट है। अच्छा। इसके बाद एक सप्लीमेंट्री बजट आएगा, शायद उसमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस आए, उसमें कोई टैक्सेस लगे, लेकिन अभी इसमें कोई बात हमें ऐसी नजर नहीं आ रही कि या तो नए टैक्सेस नहीं लगे और या फिर कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही कि जिससे लगेगा। अच्छा, ये जो विदहोल्डिंग के प्रोविजंस को इन्होंने कुछ ओमिट किया है, कुछ को ATL पे कर दिया, तो आप कैसे देखते हैं इसको? सर देखें, उसमें अब छोटी सी बात मैं आपसे करूं कि जो हमारा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे इन्होंने विड्रॉल किया है, अब उसमें जो विड्रॉ किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, उसमें जो लोग पे कर रहे थे वो अफोर्डिंग थे। ये बात मैं बड़ी क्लियरली कह रहा हूँ कि वो अफोर्डिंग लोग थे, उनको वो पेमेंट कर रहे थे, वो उनके लिए कोई इश्यू भी नहीं था टैक्स जमा कराना। उसमें से बहुत से लोग ATL पे भी थे और जो ATL पे थे उनको जाहिर है एडजस्टमेंट भी मिल रही थी, लेकिन जो ATL पे नहीं थे जाहिर है उनके लिए फिर उनको भी टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन जो विदहोल्डिंग, आफ्ताब भाई, हमारे यहाँ जो विदहोल्डिंग का पूरा पैराडाइम है, पूरा 1991 से जो बात शुरू हुई है, तो उस वक्त यही बात हुई थी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए लाया गया, डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं की गई, लेकिन ये जो इस तरह के इकदाम हम तो घुसते चले लगे। हाँ, लेकिन अब इसमें विदहोल्डिंग पे विदहोल्डिंग, तो अभी तो देखें ना, इसका एक बहुत सा जाल बिखर गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 50 प्रोविजंस आगे विदहोल्डिंग के, लेकिन बात यह है कि अब जो अगर गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई है, बहुत से लोगों ने प्रपोजल दी कि ATL में जो लोग हैं उनको विदहोल्डिंग कम करते जाएं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी तरफ ये नहीं, वी अप्रिशिएट, ये अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल ये अभी उस तरह से इफेक्ट नहीं करेगी। मसलन आप देखेंगे 236D जो है वो इन्होंने विड्रॉ किया है उस पे, मैरिज हॉल्स पे, फंक्शंस पे, तो उसमें तो देखेंगे अभी आप फोर्सी नहीं कर रहे कि कोई बिजनेस शायद
1 साल भी मैरिज हॉल का नहीं होगा। तो जाहिर है गवर्नमेंट को पता था कि ये यहाँ पे से तो टैक्स आना नहीं, तो उसको तो वैसे विड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है आम आदमी को। तो बहरहाल ये बहरहाल अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ कि जितनी भी अभी की है बहुत बेहतर की है, लेकिन हम ये चाहते थे कि मसलन अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, उसको 3 जगह से 4 जगह से आप वो बेचारा विथहोल्डिंग एजेंट है, अब उसके ऊपर बर्डन कम करके उसके टैक्सेस को मिनिमाइज करके, ताकि वो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो उसकी प्राइस कम से कम रिटेलर तक पहुंचती और रिटेलर आगे से फिर जो महंगाई पे एक बहुत ज्यादा जो एक हमारा महंगाई का शोर है वो तरह कम हो जाता है, लेकिन उस पर शायद गवर्नमेंट ने भी तक। ठीक, अच्छा, ये जो सिस्टम इंटीग्रेशन की बात की, आप कैसे देखते हैं इसको, सिस्टम इंटीग्रेशन को? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं समझता हूँ कि इस पे हम पहले भी इसमें तो अब आप समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान टैक्स बार ने तो मुतअद्दिद बार इस पे सेमिनार्स भी किए इंटीग्रेशन पे, कि इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम बहुत मतलब बैडली रिक्वायर्ड है इस वक्त हमारे मुल्क में। सही, क्योंकि देखिए हमारा प्रोविंशियल सिस्टम भी अलग है, हमारा फेडरल सिस्टम, अभी उनकी भी इंटीग्रेशन आपस में नहीं हो सकी। लेकिन इंटीग्रेशन तो रिक्वायर्ड है, लेकिन काम होना भी बहुत जरूरी है ना। काम अगर नहीं होगा, आपको याद है सर्वे हुआ था 2000 में, जी, और उसमें कोई काम नहीं हुआ। अगर उस वक्त भी काम हो जाता तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती है। सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और ऐसा ही है। हमें लगता है कि ऐसा होने जा रहा है। हम समझते हैं कि ऐसा ये चलें, कुछ ना कुछ एक स्टेप तो आगे बढ़े। अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो फिर शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी इंटीग्रेशन वाली बात हुई है, इससे बहुत बेहतरी आने के बहुत ज्यादा इम्कान है, बहुत ज्यादा इम्कान। अच्छा, ये जो अपील की इन्होंने कंडीशन कर दी है 10% दिए बगैर ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, आप क्या इसको कैसे देखते हैं? सर देखें, पहले ही हम इंसाफ को तरसते हैं, अब इंसाफ महंगा हो जाएगा या इस तरह की एम्बार्गोज लगेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप इंसाफ को तरस रहे हैं। सही बात। तो इसमें तो देखिए अब क्या लोगों को जस्टिस मिलेगी, लोग जाएंगे ही नहीं, वो कहेंगे ठीक है यार इतना मुश्किल है इंसाफ लेना, तो फिर इसलिए हम बेहतर है कि हम खामोश ही रहें। मतलब वो चाह रहे हैं कि इंसाफ कोई ले तो उसको पता चले कि इंसाफ कैसे लिया जाता है। आप देखें ना, अपील फी जो कमिश्नर के पास अपील फी थी उसको डबल कर देते मैक्सिमम, उसको स्लोली करते उसको जरूर बढ़ाते, हम नहीं कहते कि ना बढ़ाए, लेकिन स्लोली करते। अभी एकदम से उसको 1000 से 5000 कर दिया। नहीं, और अच्छा देखें, एक अपील जो फाइल करेगा वो टैक्स पेयर ही है, टैक्स फाइलर ही है, तो वो तो आपको ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और आपको टैक्स दे रहा है, आप उसी से अपील ले रहे हैं, अपील की फी ले रहे हैं। फी तो खत्म कर देनी चाहिए मेरे ख्याल में। फी तो खत्म करनी चाहिए थी, बल्कि उसको मतलब 1000 या 5000 रुपए लेके आप करेंगे क्या? मतलब आप कौन सा बजट मीट कर रहे हैं या किस तरह की वो सूरत हाल है? तो आप तो एक टैक्स पेयर को रिलीज देंगे जी, अपील आप फाइल करेंगे, कोई फीस नहीं है उसकी। मैं काशी भाई वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको पॉजिटिव साइड पे भी लें तो चलिए ठीक है, अगर 2000 कर देते फिर आसानी से लोग मतलब अपील तो फाइल करते। अभी आप देखें कि अभी मतलब अपील ऑफिस में चेक करेंगे तो बहुत कम अपील फाइल हो रही जी। इसकी वजह यही है कि मतलब आगे से रिलीफ नहीं मिलता। वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो भी एक मतलब अलग इश्यू है कि वहाँ से वो डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वो जुडिशियल माइंड होते ही नहीं, वो मतलब उनकी जुडिशियल अप्रोच ही नहीं होती, वो सब लोग रेवेन्यू होते हैं, तो उसमें फिर हमें रिलीफ मिलना भी मुश्किल होता है, लोग नहीं करते। अच्छा, ये आफ्ताब एडीआरसी को जो उन्होंने एक्टिव किया है कि अपील आप फाइल रखें और एडीआरसी में आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये कैसी अमेंडमेंट कैसे देख रहे हैं? देखें अपना काशी भाई, एडीआरसी का तो हमने बहुत सा वावेला मचाया कि जी उसको ओरिजिनल जो इसकी स्पिरिट थी उस पर वापस जाना चाहिए। सही, चले हमारी बात इन्होंने मान ली, उस पर चले गए, लेकिन वो अपील वाली बात ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि ठीक किया इन्होंने, लेकिन उसमें एक चीज बड़ी अहम है जी। इन्होंने उस पर एक लफ्ज लिखा है कि कंसेंसस होना चाहिए। 3 अगर मेंबर हैं एडीआरसी के, उनका कंसेंसस होगा तो फिर वो एडीआरसी का डिसीजन होना चाहिए, मतलब 2-1 नहीं हो सकता। 2-1 नहीं। देखिए आप ये मुमकिन नहीं कि अब आप एक मेंबर जो है वो उसमें होगा, वो किस तरह से मुमकिन है? तो आपके ख्याल में इसको मतलब मेजॉरिटी करना चाहिए, इनको मेजॉरिटी, इसका लफ्ज को रिप्लेस करना चाहिए मेजॉरिटी से। सही है। और ये जो ई ऑडिट की जो इन्होंने कंडीशन लगाई है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर ई ऑडिट वाला तो ठीक है, लेकिन इसमें अब देखेंगे इसका पैरामीटर्स अब आते हैं तो फिर पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इस तरह की चीजें अगर अप्लाई करनी है तो उनको ट्रू स्पिरिट में करें। सही है। तो फिर तो पता चलेगा कि वाकई आप सही जा रहे हैं, सही सिम्त में जा रहे हैं। अगर आप इसको सिर्फ जुबानी कलामी या कागजों की हद तक करेंगे तो फिर उससे शायद। तो ओवरऑल आप क्या देखते हैं, कैसी अमेंडमेंट्स हैं? आप एक अगर एक देखिए
देखिए कोई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट तो मतलब फेवरेबल नहीं है। हम जिस तरह से उससे बात कर रहे थे बजट प्रपोजल पे, कि हम ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दें दूसरी इंडस्ट्री को, जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए। और हम इस वक्त फोर्सी कर रहे थे कि इस बजट में भी हमें वही अमेंडमेंट्स मिलेंगे, लोगों को इंसेंटिव मिलेंगे, कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स आएंगी कि दूसरी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर है, स्पोर्ट्स है, टेक्निकल है, ये जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी हैं, लेकिन वो किसी को भी उन्होंने कोई ऐसी बात मुझे नजर नहीं आई कहीं पे भी। ठीक है, आता साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन अभी देखा पाकिस्तान टैक्स बार के सदर हमारे उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि इंसेंटिवाइज करना चाहिए था, इंसेंटिव ऐसा देना चाहिए था जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कोई इंसेंटिव दिया है, ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज भी जो हैं उनको भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती और वो जो है वापस अपने उस मुकाम पे आ सकती हैं और परफॉर्म कर सकती हैं, ताकि इकॉनमी बेहतर का पहिया जो है बेहतर तौर पे चल सकें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके फिर हम दूसरे अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे कि वो किस तरह देखते हैं टैक्स अमेंडमेंट्स को जो कि बजट के जरिए प्रपोज की गई हैं। वेलकम बैक। हम इस ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह का टैक्स अमेंडमेंट्स आई हैं और अब दूसरे एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया है। जाहिद अतीक साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट है लाहौर टैक्स बार के, उनसे बात करते हैं। जाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जाहिद ये बताएं कि ये जो अमेंडमेंट्स आपने देखी हैं कि टैक्स लॉज में आप कैसे देखते हैं इनको? अनवर भाई, एक्चुअली अगर आप बजट के हवाले से बात करें तो अमेंडमेंट से बात करने से पहले मैं आपको एक आधा मिनट आपका प्रोग्राम में लूंगा। एक्चुअली हमारे यहाँ एक जो है ना वो बयानिया गवर्नमेंट की तरफ से बन गया था कि ये रिलीफ बजट है, और रिलीफ बजट के हवाले से आम आदमी समझता था शायद कोई सेल टैक्स के रेट में कमी होगी, तनख्वाहों में, पेंशन में इजाफा होगा, या किसी तरह से इनकम टैक्स के कुछ स्लैब कम होंगे ताकि आम आदमी को इसका फायदा मिले। क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और आप देखेंगे कि जैसे गवर्नमेंट ने अपने टारगेट में 1000 अरब रुपए का इजाफा भी किया, तो लोगों में पैनिक है, क्योंकि 1000 अरब इकट्ठा करने के लिए कोई इन्फोर्समेंट या टैक्स ब्रॉडनिंग या कोई ऐसी स्कीम पहली तौर पर पेश नहीं की गई। तो लोग जो है उनमें ये खौफ खराश है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है या आम पब्लिक है, उन्हीं से जो है घुमा फिरा के ये 1050 अरब रुपए का रेवेन्यू IMF की डिमांड पे मजीद इकट्ठा किया जाएगा। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि जो अमेंडमेंट नहीं, लेकिन एक मिनट, ये पहले भी यही आदत रविश तो यही रही है ना। पहले 5.5 ट्रिलियन जो था वो कौन सा अचीव हुआ? अच्छा, वो तो अचीव भी हुआ। उसमें तो गवर्नमेंट देखें, अगर 9 महीने की कारकर्दगी देखें और उसके बाद अगर ये 3 माह की देखें कारकर्दगी, आप तो ये कोविड की वजह से तो 3 माह में हमारे टैक्सेस में 30% माइनस थे। बिल्कुल सही है। उससे पहले गवर्नमेंट का जो है वो एवरेज कुछ ठीक था। अगर आप 5500 वाले टारगेट की पिछले बात करें तो एक्चुअली उस वक्त की रजीम ने जब ये स्कीम दी, नहीं मेरा कहने का मतलब ये रविश रही है, अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कि जो पिछला टारगेट था ना उसके साथ एक प्लान और स्ट्रेटेजी थी। अच्छा। वो प्लान और स्ट्रेटेजी ये थी कि गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी इंडस्ट्री आउट ऑफ टैक्स नेट है हम उसको रजिस्टर्ड करेंगे, और इसके लिए सारी जो पावर सप्लाई कंपनीज है उनकी लेजिस्लेशन भी की गई, उन्हें पाबंदी बनाया गया। एक पॉइंट ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो बड़े रिटेलर्स हैं उनके यहाँ खुदकार मशीन रखी जाएगी ताकि सारी सेल FPR को डायरेक्टली मिले। इसी तरह शनाख्ती कार्ड की कंडीशन रखी गई कि लोगों के एक्चुअल सेल वैल्यू वॉल्यूम्स और परचेज के वॉल्यूम और उनकी आमदन और अखराजात का तखमीना किया जाए। आल्टो के वो सारी चीजें अभी सिस्टम में मौजूद है, लेकिन हमने ये देखा कि पिछले साल ये सारी लेजिस्लेशन, सारा प्लान, सारी स्ट्रेटेजी और बोल्ड स्टेप के बावजूद कि FPR अपनी इन्फोर्समेंट के जरिए कोई रेवेन्यू में 9 माह में इजाफा करने में खातर का। लेकिन जाहिद आप भी और हम भी बहुत अरसे से देख रहे हैं मामलात को, तो आप क्या समझते हो कि जितनी चीजें जितना एकदम शुरू किया था एक साथ सारी चीजें एड्रेस हो सकती थी जाहिद? मतलब ये इस पूरी जो हमारा बिजनेस का सिस्टम है, जिस तरह का माहौल है हमारे कारोबार का, एक्चुअली ये सारा डिपेंड कर रहा था पॉलिटिकल विल पे। उस वक्त पॉलिटिकल विल जो है उनकी जो है वो बिल्कुल डायरेक्शन थी कि हमने डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और हमने जितना सेगमेंट टैक्स नेट से बाहर है उसको टैक्स नेट में लेके आना है। अगर तो FPR की मशीनरी उतना इफेक्टिवली काम करती जितना पॉलिसी थी तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन हमने ये देखा कि FPR के अंदर से गवर्नमेंट की पॉलिसी को वो सपोर्ट नहीं मिली
जिसके जरिए ब्रॉडनिंग की जाती है, रजिस्ट्रेशन के नंबर ऊपर लेके जाए जाते, या जिस तरह से पीओएस को इफेक्टिव बनाया जाता। इवन कि आप जानते हैं अनवर काशी कि अदालतों ने भी पीओएस के ऊपर जो है वो कोर्ट के फैसले भी एफबीआर की फेवर में आए कि आप पीओएस लोगों के सेल पॉइंट पे रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए आप पीओएस जो रखते हैं वो आप चंद एक सेक्टर के साथ रखते हैं और वहां से टैक्स लेने के बाद अब उनका मुकाबला किससे करवा रहे हैं? आप उनका मुकाबला छोटे और दरमियाने दुकानदारों से करा रहे हैं जो बिल्कुल रिटेल टैक्स नहीं देते। तो एक्चुअली हमारे यहाँ इस बजट में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं, तो अब उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल वालों को तो 12% का रिलीफ दे दिया ना, उन्होंने वहां से 12% कर दिया उनका रेट जो है। अनवर भाई वो अच्छी बात है कि उनको इंसेंटिवाइज किया कि अगर आप यहाँ पे अपना पीओएस के जरिए सेल करते हैं तो 2% मजीद दिया। लेकिन मेरा अर्थ ये है कि जो रिटेल सेक्टर के जो दूसरा रिटेल सेक्टर है जो रजिस्टर्ड ही नहीं, इसके साथ इस पीओएस वाले का मुकाबला है, उसको सिस्टम में लाने के लिए कोई सूरत हाल या कोई लाए हिकमत अमली पेश नहीं की गई। चलो ठीक है, अब आप ये बताओ कि अब जो ये आया सूरत हाल, जो बजट आया है, इसमें कैसे मेजर्स आप देख रहे हो, कैसे आप जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किए हैं, किस तरह ये जो प्रपोजल्स थे डिफरेंट सेक्टर से जा रहे थे उनको गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट करने में कामयाब हुई है, नहीं हुई है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से टैक्स बार एसोसिएशन की भी जो थी प्रपोजल्स और इसी तरह से ट्रेड फेडरेशन और जो ताजिर तंजीमों की भी थी, उनको गवर्नमेंट उस तरह से नहीं ले सकती क्योंकि गवर्नमेंट के अपने जो कमिटमेंट्स हैं वो IMF के साथ हैं। और अगर गवर्नमेंट वो लोगों के जो रिलीफ रिक्वायर्ड है वो देने जाए तो उसके लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। CNIC कंडीशन तो उन्होंने 1 लाख रुपए कर दी। जी CNIC की कंडीशन तो 1 लाख रुपए कर दी है, वो एक ताजिर तंजीमों की डिमांड थी जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन आप ये देखिए कि CNIC पे कंडीशन हमने करवाया कब? पहले ये 4 माह के लिए डेफर्ड हो गया, फिर ये 3 माह के लिए डेफर्ड हो गया, फिर दरमियाने और छोटे ताजिरों के लिए एक स्कीम आई और दरमियान में फिर ये कोविड आ गया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। CNIC के लिए गवर्नमेंट को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल चाहिए और CNIC की कंडीशन को इम्प्लीमेंट कराना जो सिर्फ एक बजट के जरिए लाके इस तरह नहीं है, जब तक आप स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में न ले लें और जब तक जो लोग इसके अमल करवाना चाहते हैं उनकी विल ना हो, जब तक ट्रेडर की विल नहीं होगी CNIC क्लाइंट से लेके देने की गवर्नमेंट के लिए ये आसान फैसला नहीं है। अच्छा, ये कैसे देखते हैं आपकी जो थ्रेशोल्ड उन्होंने 50 उससे 1 करोड़ रुपए कर दिया विद होल्डिंग एजेंट का? देखिए विद होल्डिंग एजेंट के जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो थ्रेशोल्ड पर है, उसमें कुछ बिजनेस स्पेस मिलेगी तो थोड़ा सा जो है, लेकिन उसको 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया ना, 5 करोड़ से जी 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया। और इसके साथ एक और तब्दीली की है, जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन था वो पहले रुपए से भी होल्डिंग एजेंट बन जाता था, वही 100 मिलियन वाला इंसेंटिव उसे भी दे दिया। तो जो दरमियाने और छोटे दर्जे के ताजिर हज़रात हैं उनको सेल टैक्स, तो ये रिलीफ नहीं है कि होल्डिंग एजेंट की उससे निकाल दिया उनको? ये बिल्कुल रिलीफ है, लेकिन एक्चुअली ये कोई मॉनेटरी रिलीफ नहीं। हमारा बिजनेसमैन जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता है कि आप हमें कुछ ऐसा इंसेंटिव दें जो कि टैक्सेस में हमारी कमी हो जाए। ये तो आपने कलेक्ट करके किसी से जमा कराना है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात आप देखें, इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा। हमने ट्रेड पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन से जो हमारी प्रपोजल थी, हमारा ये मौकफ था कि इस वक्त इंडस्ट्री के ऊपर 70% टोटल रेवेन्यू का बोझ है, तो ऐसी प्लानिंग चाहिए कि इनका बोझ कम किया जाए। इनका अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो एक ऐसा जो बोझ इस वक्त आप भी समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू है इसमें 70% आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, जबकि जीडीपी के अंदर इस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन 25% है। तो हम ये जो इनबैलेंस है इसको बैलेंस करना चाह रहे थे। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर आगे आए, उनकी को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेशन की जाए, कुछ आपकी सर्विसेज सेक्टर और जो होलसेल रिटेल सेक्टर है ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये टैक्स का बोझ उठाएं। इस तरफ गवर्नमेंट की कोई बजट पेश करते हुए हिकमत अमली नजर नहीं आई। चाहिए तो मतलब आप ये समझ रहे कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दिया है? किसी किस्म का कोई इंसेंटिव नहीं दिया, और ये जो 70% रेवेन्यू का बोझ इंडस्ट्री के ऊपर है वो एज इट इज है। और मैं अब ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर इन हालात में जबकि हमारे आप कैसा इंसेंटिव आप प्रपोज करोगे, क्या इंसेंटिव देना चाहिए? इसमें सबसे पहले जो इनका मिनिमम टैक्स था, इस वक्त की जरूरत थी कि उसको खत्म कर दिया जाता या कम से कम उसको 0.5 किया जाता, जो 1.5% सही है। मिनिमम टैक्स का बोझ इस वक्त डीप रिसेशन और डिप्रेशन के दौर में बिजनेस को एक खुशी की लहर दौड़ जानी थी। तो गवर्नमेंट के छोटे से स्टेप से एक इंडस्ट्री रिवाइव होनी थी। इंडस्ट्री ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इंडस्ट्री आपके मुल्क की इकोनॉमी को चलाती है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। गवर्नमेंट का जो पूरा जोर है वो इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर पे है। आप देखें वहाँ पे उन्होंने 4 साल जो है कैपिटल गेन की कंडीशन कम कर दी उन्होंने।
8 साल से होल्डिंग पीरियड कम करके 4 ईयर कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये तो बताया कि हम 1000 अरब के रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, मेरे नजदीक इनका ज्यादा इन्हिसार जो है वो रियल सेक्टर पे है। लेकिन अब और उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी उन्होंने जो है इंसेंटिव दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, पहले भी एक पूरी स्कीम आई और अभी भी उनको इंसेंटिव दिया है। और गवर्नमेंट ये समझ रही है कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उनकी जो सेल्स में इजाफा आएगा, वहां से हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे और इस सेक्टर से जो ग्रोथ आएगी उससे हमें डायरेक्ट टैक्सेस आएंगे। लेकिन ये हमने एक एज ए एक्सपर्ट गवर्नमेंट का व्यू लिया है, ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये 1000 बिलियन इजाफी इकट्ठे करने हैं, इसके लिए किस किस जगह पे स्टेप्स किए जाएंगे ये उनको नहीं पता, उन्होंने कोई प्लान उन्होंने वाजे नहीं किया। आपने देखा कल बजट के साथ में, उसके बाद मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आए, लेकिन उन्होंने अपनी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं अवाम को सेटिस्फेक्शन के लिए बताई कि ये जो 1000 अरब के इजाफी टैक्सेस हैं ये अवाम पे नहीं आएंगे बल्कि फला सेक्टर को ये तो आपको भी लग रहा है ये 4.9 जो है अचीव नहीं हो सकेगा? 4.9 जो है इन हालात के अंदर सर बहुत मुश्किल है। और आप ये देखिए कि अगले क्वार्टर के अंदर तो किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं, आज हम -30 पे हैं। आपके गवर्नमेंट के अपने फिगर्स के मुताबिक हमारी जो टैक्स ग्रोथ है वो लास्ट क्वार्टर में -30 है। तो अगर आप अगला क्वार्टर भी इसी तरह से चलाते हैं तो आखिरी 6 महीने में या 8 महीने में फिर एफपीआर को अपनी 40% तक ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू भी करनी पड़ेगी ताकि जो आप 27% चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए, जो कि नामुमकिन है। अच्छा, जो एग्जिबिशंस वगैरह में रिलीफ दिया है 148 के लिए उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए अनवर काशी भाई, ज्यादा गवर्नमेंट का जोर जो इस बजट में नजर आ रहा है ना वो नजर आ रहा है टैरिफ लाइन की रिडक्शन के अंदर। कस्टम ड्यूटीज के ऊपर गवर्नमेंट ने पिछले साल भी काफी सारी ड्यूटीज पे रिलीफ दिए और इस साल भी काफी सारी ड्यूटीज पे रिलीफ दिए हैं, लेकिन ये भी इस बात पे कोई शक इस दफा तो 90 टैरिफ लाइंस पे रिलीफ दिया उन्होंने। अनवर भाई, आप बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले पीरियड्स के अंदर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू पूरा करने के लिए जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कस्टम ड्यूटीज बहुत लगा चुकी है। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जाती है, आम आदमी इफेक्ट होता है और हमारी इंपोर्ट जो है वो इजी हो जाती है और मुकामी सनत जो है उसका मुकाबला नहीं कर पाती। ये वक्त की जरूरत थी। ये पिछले साल से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने टैरिफ लाइन के ऊपर काम शुरू किया और इसका तसलसल है। लेकिन ये एक सिर्फ रॉ मटेरियल की प्राइस पे आप ड्यूटी कम करके अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं कर सकते। आपको इस वक्त दूसरी चीजों पे प्रायोरिटी फिक्स करने की जरूरत थी। इसके साथ साथ जो है हमें अशद जरूरत है इंडस्ट्री को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैश फ्लो की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो मिनिमम टैक्स और जो अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्सेशन और जो इनकम के 29% टैक्स जो है इनकम के ऊपर, ये सब चीजों की मौजूदगी में बहुत प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया जाहिद अतीक, आपका व्यू पॉइंट आ गया। नाज़रीन, आपने देखा जाहिद अतीक हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी कैश फ्लो का इशू है और उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। इंडस्ट्री को किसी ना किसी तरह लिक्विडिटी गवर्नमेंट को देनी होगी, किस तरह देनी होगी उसका कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। ये अब गवर्नमेंट को वाज़ा करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है और ये इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके अपने दूसरे एक्सपर्ट से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं टैक्स लॉज में वो कैसी हैं और किस तरह ये इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही हैं या उसके कोई इम्पैक्ट नहीं है। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ये जो टैक्स लॉज में अमेंडमेंट्स आई हैं ये कैसी हैं। हमें अब ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार ज़ीशान मर्चेंट साहब ने। हमसे पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं कि जो टैक्स अमेंडमेंट्स आई हैं इस साल बजट में वो किस तरह की हैं और क्या एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए कोई इंसेंटिव है या नहीं है। ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज़ीशान, ये बताएं कि आप किस तरह देख रहे हैं ये जो अमेंडमेंट आई हैं टैक्स लॉज में, आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसे ही बजट था या और जो कराची टैक्स बार के प्रपोजल थे उनको हुकूमत ने कुछ एड्रेस किया है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हम समझ रहे थे इनिशियली कि ये रिलीफ बजट होगा और इसमें सर्वाइवल और फिर रिवाइवल के लिए एक राह मुतय्यन की जाएगी, वो मिसिंग है इसमें कम्प्लीटली। और हम समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट मेरे ख्याल से फेल हो गई है। अच्छा, अब इसमें कुछ
एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए कुछ चीजों को बेहतर किया गया है। जैसे हम मुस्तकिल ये कह रहे थे कि 67 विद होल्डिंग प्रोविजन हैं, इसको ठीक किया जाए, एग्जेम्पशंस के इश्यूज हैं, इसको ठीक किया जाए, और जो है इसी तरह से कमर्शियल इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर में एक डिस्टॉर्शन है, उसको किसी हद तक ठीक किया जाए। तो हम बात करते चले ना कि जो विदहोल्डिंग में क्या ठीक किया इन्होंने, मतलब देखिए विदहोल्डिंग में प्रोविजंस कम कर दिया, कुछ प्रोविजंस को कम करना शुरू किया, तो एक कम से कम एक साई ऑफ रिलीफ है कि हाँ इस तरफ अब ध्यान गवर्नमेंट का जा रहा है, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ये जो प्रोविजंस विदहोल्डिंग के जो ज्यादातर थे वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस में प्लेस्ड थे। ट्रांजिशन प्रोविजंस 2001 में आए थे और ये खत्म हो जाने थे, लेकिन ये आज तक चल रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे जो है थोड़ा सा तो जो है फर्क पड़ना शुरू हुआ है कि गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया है कि विदहोल्डिंग एजेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। नहीं, लेकिन तुम ये देखो ना कि मैरिज हॉल्स पे जो विदहोल्डिंग खत्म की गई है उसकी कोई सिग्निफिकेंस आपको नजर आ रही है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो इसका मतलब ये है कि मैरिज हॉल वालों के ओनर्स के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया। इसलिए लेकिन ये तो पूरी सप्लाई चेन है ना, अगर बिल्कुल यहाँ से टैक्स बेस इंक्रीज हो सकता था, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में मदद मिल सकती थी। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये प्रोविजन जो है फेवर हुआ है बहुत बड़ा। और फिर ये जो स्टूडेंट्स बाहर फीस भेजते हैं यहाँ पे उन्होंने जो है खत्म कर दिया, इसको एटीएल के साथ इसको नेक्सस बनाना चाहिए था इसका। असल में देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बजट का जो ये फोकस रहा है, मैं समझता हूँ कि बड़ा डिस्टॉर्टेड फोकस रहा है। ये समझ रहे थे, गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से फील किया है कि कोरोना इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड 1 जुलाई से एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल एंड हर चीज जो है अच्छे और सही तरीके से चलने लगेगी। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे ये बहुत बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि ये टैक्स टारगेट इन्होंने नैरेटिव ये दिया कि हमने नया कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन फिर भी 900 बिलियन टैक्स रेवेन्यू में बढ़ा दिया, तो वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही लिया है। इसका मतलब इन्होंने जो है प्रोविजन तो एग्जिस्टिंग से ही किया है, मतलब 4.9 जो रखा है वो या तो ये रिवाइज करेंगे, जैसे 5.5 ट्रिलियन जब रखा गया था तो उस वक्त भी इन्होंने मतलब बड़ी बातें हुई थी कि ये अचीव हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वो अचीव नहीं हुआ और 9 भी अचीवेबल है। आपका क्या ख्याल है? नामुमकिन है, और मैं ये समझता हूँ कि ये 3 से 4 महीने बाद फिर कोई अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आएगा और नए टैक्सेस आएंगे, क्योंकि अगर इनको ये फोर्सफुली प्रेशर रहा आईएमएफ के ऊपर से कि ये 4.9 ट्रिलियन रिकवर करना है या कलेक्ट करना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट जो है अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाके नए टैक्सेस लगाएगी, क्योंकि इस करंट सिनेरियो में जहां पे हम अभी कोविड के पीक पे नहीं पहुंचे हैं और वो हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हम कोविड के पीक पे पहुंचेंगे और फिर प्लेटो आएगा और फिर डाउनटर्न आएगा, तो मैं समझता हूं कि ये दिसंबर तक हालात जो है, शायद अल्लाह करे इससे पहले बेहतर होना शुरू हो जाए, लेकिन दिसंबर तक अगर हालात बेहतर होना शुरू होंगे तो 6 महीने आपके फाइनेंशियल ईयर के गुजर जाएंगे। और अब आप ये कहते हैं कि 3 महीने में 900 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, ये जो 148 में जो उन्होंने एग्जम्पशन खत्म कर दिया, आप समझते हैं कि ईज किया उन्होंने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए? मैं समझता हूँ कि मैं अभी इसकी लिस्ट देख रहा था, इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको चेंज किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें से लिस्ट है 1%, 2% और 5.5%। इसमें करने से जो मेजर रॉ मटेरियल वाले आइटम्स नजर आ रहे थे वो 1% पे चले गए और कैपिटल गुड्स वाले पार्ट जो है वो 1% पे चले गए। आई थिंक ये ऑल टुगेदर देखा जाए तो किसी हद तक बेहतर है, लेकिन यही डिमांड थी ना जो कि 148 में एग्जेम्पशन लेने में जो हार्डशिप होती है उसके लिए ये डिमांड थी कि इसको रिड्यूस रेट पे कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल ये वो चीज को एड्रेस किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो 153 में भी जो प्रोविजन एग्जेम्पशन के लिए लेके आए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर वो ऑटो एग्जेम्पशन हो जाएगी अगर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे 2 चीजों की जो तरफ जो मैंने वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए लाए हैं। जी हाँ, मैंने जो एक चीज जो हमने नोट की इसमें कि वो जो ऑटो करेक्ट जो अमेंडमेंट जो करेंगे ये विद इन 6 मंथ्स, मतलब डीम असेसमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ, वो डीम असेसमेंट जो वो करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि ये कौन करेगा, क्या सिस्टम खुद करेगा या इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होगी? नहीं, इसमें जो हार्डशिप क्रिएट होगी ना ये करेगा सिस्टम, लेकिन जब जवाब देना है ना आपने, वो नोटिस का वो जवाब देना है आपने ह्यूमनली, तो वो जो चीज सूरत हाल है ना वो एक बड़ा जेपरडाइज हो जाएगा वो मामला।
मैं वही उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि ये एक तरफ कहते हैं कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन कम करेंगे, दूसरी तरफ वो इस टाइप के प्रोविजंस ला रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा होगी। मेरे ख्याल में तो वो सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, अगर कोई चीज है तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज वो फिर ऑडिट के लिए दे दिया जाए। जी हाँ, और इसमें एक जो और बहुत बड़ी अनोमली मैंने ऑब्जर्व की है जो सेल्स टैक्स में शेड्यूल 12 में, जिसमें उन्होंने ये बड़े फखरिया अंदाज से कहा कि हमने मैन्युफैक्चरर्स को जो है जो इन हाउस रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट करेंगे और अगर उनकी वैल्यू कस्टम ड्यूटी 16% से ज्यादा है तो भी उनको वैल्यू एडिशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो लॉ में अमेंडमेंट आई है उन्होंने क्लॉज 1 को पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया है और उसमें सिर्फ जो है वो इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब जितने भी कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं जो चाहे जिस भी कस्टम ड्यूटी में जो इंपोर्ट होगा उनको 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन देना पड़ेगा। ये अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस पे इन्होंने 2.5 लाख की कंडीशन की है, ये इसको कैसे, ये मेजर तो इन्होंने अच्छा किया है। मैं ये समझता हूँ कि जो 21M और N को जो इन्होंने 10,000 और 15,000 से 25,000 कर दिया है आफ्टर 15 साल के बाद, मैं समझता हूँ कि कुछ तो उन्होंने साई ऑफ रिलीफ नहीं, लेकिन वो एग्रीगेट एक्सपेंस को भी उन्होंने 50,000 से 2.5 लाख कर दिया है। हाँ, वो एक, लेकिन ये अगर इसको सिर्फ 15 साल में जो इन्होंने बढ़ाया है, सिर्फ 15 साल का इन्फ्लेशनरी फैक्टर जोड़ लेते तो ये 2.5 लाख की जगह 4 लाख होता और ये 25,000 की जगह एटलीस्ट 50,000 होता। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझता हूँ जैसे अब विदहोल्डिंग एजेंट्स की लिमिट को भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि 50 मिलियन से अब वो 100 मिलियन पे, यानी 10 करोड़ का जिसका टर्नओवर है वो विदहोल्डिंग एजेंट बनेगा। इसी तरीके से सेल्स टैक्स में भी जो सिर्फ पहले जो था कि सेल्स टैक्स की बेसिस पर। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ सेल वाला जो सूरत हाल है जो पिछले 6 महीने से चल रही है, जिसपे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट बड़ा फुट डाउन किया था लेकिन वो रिजल्ट्स अचीव नहीं हो सके, अब उन्होंने कहा है कि पॉइंट ऑफ सेल पे जो भी है उसको जो है 12% का टैक्स रेट होगा सेल टैक्स का। जी, तो ये आपके ख्याल में इंसेंटिव उन्होंने देने की कोशिश की है, लोग एक्सेप्ट करेंगे इसको? मैं समझता हूं कि जनरली लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी वो 12% वर्सेस अनरजिस्टर्ड से मुकाबला कर रहे हैं। अभी लॉ में इन्होंने अमेंडमेंट जो लेके आए कि जिसने रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं बेचा उसके 20% तक एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर देंगे। नहीं, और विदहोल्डिंग का भी कर दिया उन्होंने कि पूरी सेल टैक्स पूरा विदहोल्ड करेगा, वो विदहोल्ड करेगा। देखिए, सेल्स टैक्स का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो माल खरीदता है वो जो है टैक्स पे नहीं करता, जो माल बेचता है वो टैक्स पे करता है। और 73 में भी इन्होंने वो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन को पर्सन से रिप्लेस कर दिया है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो 900 बिलियन जो इन्होंने कलेक्ट करने हैं वो फिर जिम्मेदारी टैक्स पेयर के ऊपर शिफ्ट की है। इन्फोर्समेंट से इन्होंने जो है वो अपने आप को हल्का किया है और इन्होंने जो है विदहोल्डिंग एजेंट्स के ऊपर ज्यादा इन्हिसार किया है और इन्हीं विदहोल्डिंग एजेंट्स को ये डिफॉल्ट सरचार्ज। अच्छा, ये सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए जो इन्होंने इकदाम किया, इसको कैसे आप देखते हो? मैं समझता हूँ कि ये अगर ये कर सके तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये मुमकिन इस वक्त इन हालात में नजर नहीं आ रहा। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त कुछ चीजें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए हैं वो बेहतर है। जैसे अब इन्होंने कुछ, इनका फोकस ये है कि सिगरेट को महंगा करना है, हेल्थ कंसर्न की वजह से रेवेन्यू कलेक्शन भी यहाँ से बहुत होता है, तो ये एक अच्छा वेलकम मूव है। गाड़ियों को, डबल कैबिन गाड़ियों को महंगा कर देंगे ये, सिमिलरली ये एनर्जी ड्रिंक्स को महंगा कर देंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सिगरेट जो है ये आपका जो आम आवाम में भी बड़ी कोविड-19 की वजह से ई ऑडिट भी आए, प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होगी अब। हाँ, ये आई नीड टू सी दिस कि ये अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो गेम चेंजर बन सकती है। तो आपके ख्याल में ओवरऑल कोई मेजर इंसेंटिव नहीं दिया लेकिन थोड़े रिलीफ दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि करंट हालात में जो ये टारगेट है ये इम्पॉसिबल है, बहुत एम्बिशियस है, नहीं हो सकता। अलबत्ता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स पेयर्स को इन्होंने जो एग्जिस्टिंग है कुछ ब्रीदिंग स्पेस देने की कोशिश जरूर की है, मच टू बी डिजायर्ड। और मैं समझता हूँ कि इसमें अभी मजीद देना चाहिए था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टर्नओवर टैक्स को ये बिल्कुल ठीक है। ईशान, आपको भी पॉइंट आ गया मेरे ख्याल में। हमारा वक्त प्रोग्राम का खत्म। नाज़रीन, आपने देखा हमारे थे वो कह रहे थे कि मच टू बी डिजायर्ड, मतलब अभी भी बहुत ज़रूरत है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, बिकॉज वो
वो बहुत बोझ तले दबा हुआ है, उसकी लिक्विडिटी का इशू है। लेकिन कुछ छोटे छोटे रिलीव्स दिए हैं और उन रिलीव से मेरे ख्याल में ब्रीदिंग स्पेस देने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरे ख्याल में जो रेवेन्यू टारगेट है उस पे सबको ये शक है कि ये अचीवेबल नहीं हो सकेगा। जिस तरह की इकॉनमी बिहेव कर रही है, जिस तरह इकॉनमी रिस्पॉन्ड कर रही है, जिस तरह बिजनेसेस हैं, तो ये रेवेन्यू जो है ये कलेक्ट नहीं हो सकेगा। इसलिए कि बिज़नेस चलेंगे तो टैक्स आएगा। अब आपने देखा, हमने बजट नशरियात हमारी जो हैं आज इख्तिताम को हो रही हैं और इसमें हमने मुख्तलिफ़ वक्तों में कोशिश की कि आपको बजट के हवाले से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको बताएं, टैक्स के हवाले से जो नए टैक्सेस आए हैं, जो नई इस्लाहात आई हैं वो आपको बताएं। हमारी कोशिश कैसी लगी आपको ये हमें बताइएगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।